एक्चुअल में बीच में मुझे लग रहा है 30 सेकंड के बाद 30 मिनट में कट हो जाता है, अगेन वी स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 48 पर थे। आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके, सो शैल आई कंटिन्यू? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48। सर हमारे तो छूट गए। हाँ, नहीं नहीं 47 से मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। अभी आप माइक म्यूट रखो ममता, सभी लोग जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में 30 मिनट के बाद ऑटो कट करके वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। Okay, sir. ठीक है, तो न्यू मीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। 47 तक हो चुका सभी का, उससे आगे बढ़ते हैं हम 48। द नेम ऑफ वेन विच कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट। उस शिरा का नाम लिखें जो हृदय से, मतलब हृदय जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, सॉरी। द नेम ऑफ वेन विच कैरी प्योर ब्लड, उस शिरा का नाम लिखें जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी सेम है, थोड़ा वही पूछा गया। द नेम ऑफ आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड, उस धमनी का नाम लिखें जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। रेडमी बंद रखो आप, जो भी रेडमी से जिसने ज्वाइन किया है, केवल नेहा को अनम्यूट रखे। नेहा, द नेम ऑफ आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड। द क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि लास्ट वन। द नेम ऑफ वसल्स विच फाउंड इनसाइड हार्ट फोल्ड, हृदय में पाए जाने वाले वलन में पाए जाने वाली मांसपेशी का नाम लिखें। द नेम ऑफ वसल्स विच फाउंड इनसाइड हार्ट फोल्ड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मैंने बताया था, विच मसल्स इज फाउंड इनसाइड हार्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये टेस्ट हो गया। ईमानदारी से इसका फोटो खींचो और रख लो और उसको मुझे भेज दें, या सेल्फ इवेल्युएशन, क्योंकि फिर आपके पास में पीपीटी है तो सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, अन्यथा मैं बताऊंगा उनके, आपको आंसर बताता जाऊंगा। यू हैव टू राइट चेक डाउन योरसेल्फ, अपने आप ही चेक कर लें। बोलें या मसल्स का जो कल छोड़ा था, यस सर। अभी मसल्स पे फिर कर लेते हैं, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और डिफिकल्ट होता है समझने में, तो कोशिश रहेगी कि उसको आसानी से आप सब लोग समझ सके। तो शैल आई कंटिन्यू मस्कुलर सिस्टम ना, और Yes, कल sir. इसको चेक कराएंगे आपको। स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक की बात हो चुकी थी कि मसल्स जो है ना, एक्चुअल में मांसपेशियों से जो तंत्र है उसे मांसपेशी तंत्र कहते हैं। ये स्लाइड पढ़ चुके थे। लगभग 600 और कुछ जीव विज्ञानियों के अनुसार 640 तक मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और जो सेल से जो इनका एनाटॉमिकल मैटर होता है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयिक पेशी। और इनके काम के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। कार्डियक को सेपरेट इसलिए रखा गया कि कार्डियक की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इट लुक लाइक स्ट्रिप्ड, वो रेखित पेशियों के समान होती है, बट वर्क लुक लाइक इनवॉलेंट्री, हमारे नियंत्रण में ना होना। तो वॉलेंट्री सबसे पता लगता है वे मांसपेशी जिन हमारे नियंत्रण में, जो हमारी विश से काम करती हैं, जैसे हाथ पैर वाली मांसपेशियां। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती रहती हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हो,
और डाइजेस्टिव सिस्टम हो। परंतु इसमें हार्ट में स्थिति यह है कि हार्ट की स्ट्रक्चर स्ट्रिप लाइक है और कार्य अनैच्छिक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से रेखित पेशियां होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और ये कहां पाई जाती हैं? हाथ पैर में पाई जाती हैं। इनके जो इकाई है जिसको कहेंगे पेशी तंतु मसल्स फाइबर, जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है, व्यास 10 से 100 माइक्रोन तक होता है। और ज्यादातर जो अदर मांसपेशियां उसमें कम केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुकेंद्रीय होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो जो इसका पेशी तंतु यानी जो मसल्स फाइबर है, वो एक विशेष झिल्ली से घिरा रहता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, जिसको कहते हैं सर्कोलेमा। और सर्कोलेमा यानी कि पेशी तंतु के चारों ओर सर्कोलेमा है, उसी में केंद्रक भी जो न्यूक्लियस है वे रहते हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ एक फ्लूइड एकत्र होता है, जिसको हम कहेंगे सेप्टोप्लाज्म फ्लूइड, पेशी द्रव्य। और क्योंकि ये जो मसल्स हैं बोन से अटैच रहती हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। तो स्केलेटल मसल्स मींस स्ट्रेप्ड मसल्स, और स्ट्रेप्ड और स्केलेटल मसल्स मींस वॉलेंट्री मसल्स। इन वॉलेंट्री मसल्स में की संख्या हमारे शरीर में लगभग यानी कि 400 के आसपास होती हैं, जिन्हें स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं और स्ट्रेप्ड मसल्स भी कह सकते हैं। ये हमारे शरीर का अगर एक स्वस्थ है एडल्ट है 40 to 50% होता है इनका मसल्स मास। यानी कि अगर जो बॉडी बिल्डर है उसमें मसल्स मास बढ़ सकता है, और जो लेमैन है उसमें मसल्स मास कम हो सकता है कंपेयर टू फैट मास। तो औसत के आधार पर देखें, अगर पर्सन की दृष्टिगत, तो पुरुषों में यानी मेल में 45% मसल्स मास होता है उनके टोटल बॉडी वेट का, और वुमेन में 25%। तो जो ये मसल्स फाइबर है, मसल्स फासिकुलस, ये 2 तरह से व्यवस्थित रहते हैं। एक तो लंबे यानी कि एक दूसरे के पैरेलल, और एक तिरछे आड़े जिसको ओब्लिक कहते हैं। तो जो लंब अक्ष के समानांतर हैं, इस प्रकार के पेशी तंतु समूह सभी पेशी तंतुओं के आकार में समान रहेंगे और एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहेंगे। इनकी सबकी लंबाई क्या होगी? जो लंब अक्ष के समानांतर रहते हैं एक समान रहती है। इसी कारण इनका जो गति की रेंज ऑफ मूवमेंट है वो ज्यादा होता है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कम होती है। तो ये ज्यादातर का रेक्टस एब्डोमिनस, सार्टोरियस, बाइसेप्स ब्रिकाई, इस टाइप की क्या है, इनकी जो मसल्स फासिकुलस है वो लंबवत रहते हैं, एक दूसरे के अटैच रहते हैं। कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जिनमें अक्ष के तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, ऑब्लिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की पेशियों में गति का विस्तार तो कम हो जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम, लेकिन मूवमेंट कंट्रक्शन अधिक पाया जाता है, जैसे बाइसेप्स फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस, पेक्टोरिस मेजर आदि। जो पेक्टोरिस मेजर चेस्ट में पाई जाती है, इनके कंट्रक्शन बहुत जबरदस्त होता है। तो रेखित पेशियों की अगर विशेषताओं की बात करें तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और उसके रिलैक्सेशन दोनों चीजें हैं, तो संकुचित होती हैं उसके बाद रिलैक्स रहती हैं। एक्साइटेबिलिटी, एक प्रकार की टोन अप हमेशा बनी रहती है, ये नहीं कि भाई ये बिल्कुल रिलैक्स होगी तो ऐसे चद्दर की तरह की, इसका मतलब यानी कि उनमें एक सर्टेन परसेंटेज का टोन अप हमेशा बना रहता है, इसीलिए बॉडी को सेफ आए रहते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब भाई जब इनमें जो है हमारी मोटर न्यूरॉन है सूचना देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद रिलैक्स होंगे। एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि न्यूरॉन का ये नहीं कि मोटर यूनिट हर एक यूनिट से संबंधित हो, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इलास्टिसिटी, लचीलापन है अर्थात इनकी तभी तो ये कॉन्टैक्ट होती हैं और स्ट्रेच भी होती हैं। क्योंकि विशेषताओं को इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने बनने नहीं है, तो इसीलिए इसको हमने केवल टच किया। आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है, इसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि मांसपेशी की स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे अभी नेहा ने एक प्रश्न भी पूछा था कि सर जैसे हार्ट की हमने पढ़ाई, उसकी जैसे वॉल्यूम होती है, उसी में कार्डियक आउटपुट होता है, उसी में स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, कार्डियक साइकिल है, तो वो क्या है, उसकी फिजियोलॉजी है। ठीक इसी प्रकार से मांसपेशियों के फिजियोलॉजी का वर्क है।
एनर्जी उत्पन्न होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है। तो किसी भी तंत्र की जब तक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उसके फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, जो चेंजेस ड्यू टू एक्सरसाइज आते हैं, उनको समझने में दिक्कत रहती है। तो इसीलिए पहले मुख्य मुख्य सिस्टम की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर उनकी फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये मांसपेशी क्या है, अगर इन्हें प्रयोग में न लाया जाए तो इसकी पावर क्या है, घट जाती है। अगर इनकी आप प्रैक्टिस ना करें, इनको प्रयोग में ना लाएं, और साथ साथ क्या होने, ये क्षीण होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, घटने लगती हैं। और दूसरी ओर क्या होगा, यदि इन्हें उचित व्यायाम करें और डाइट अच्छी खाएं तो क्या होगा, स्वस्थ एवं सुंदर होने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ट्रेन किया जा सकता है, और यही क्वालिटी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनको महत्वपूर्ण बनाती है, इसलिए इनकी रचना को समझना जरूरी है। तो ये संक्षेप में मैंने एक बनाया, जब आप इसको समझ लेंगे, या तो देखो जैसे ये मांसपेशी है, बाहर से फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर चले हम, या अंदर से फिर बाहर की ओर चले, तो इन दो रेशे को छोड़ दो। अभी ये एक्टिन मायोसिन है, थिक और थिन फिलामेंट, इसे तो छोड़ दो। लेकिन इस वाले अगर हिस्से को देखें तो ये क्या है, मायोफाइब्रिल है, पेशिकाएं। ठीक है, यहां तक का समझ में आएगा कि ये सबसे जो एक यूनिट है ये मायोफाइब्रिल है। और अभी जेड लाइन से जेड लाइन के बीच जो सर्कोमियर मैंने पढ़ाया था, सर्कोलेमा, उसको भी छोड़ दो। अभी हम छोड़ के चल रहे मोटा मोटा एक्टिन मायोसिन की बात नहीं करेंगे। जेड लाइन टू जेड लाइन, बेटे किसका स्पीकर होने बंद करो। कमल ये म्यूट करो। हाँ हाँ, तो एक्टिन मायोसिन को छोड़ दो, जेड लाइन से जेड लाइन वाले हिस्से जो सर्कोमियर कहलाता है पार्ट, उसको छोड़ दो। ये पूरा एक पार्ट मांसपेशी की लंबवत रहता है, मायोफाइब्रिल। ठीक है, इट इज नोन एज द कंट्रक्टाइल फिलामेंट ऑफ द मसल्स। क्यों? क्योंकि एक्टिन मायोसिन के आपस में स्लाइड होने से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये बहुत सारे आपने देखा है कि ये वाले पूरे हिस्से में कितने हैं, 1 2 3 4 5 दिखाए गए। भाई इस पे शिकायत भेज रहे बच्चे, बेटा कोई बात नहीं, डाटा खत्म हो गया, मैं उसमें कर दूंगा शेयर। तो ये वाले, ये नहीं 5 दिखाई दे रहे, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या है कि अध्ययन की दृष्टि से हमने दिखा कि 5 है, तो इस प्रकार के कई होते हैं। तो बहुत सारी मायोफाइब्रिल्स मिला करके क्या बनाती हैं, मसल्स फाइबर बनाती हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इट इज इलोंगेटेड कंट्रक्टाइल सेल विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स, यानी कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से मिलकर के क्या बनी, मसल्स फाइबर। अब आप ये देख रहे हैं कि मसल्स फाइबर ये वाला एक हिस्सा है, इसमें से अनेकों मसल्स फाइबर होते हैं, और ये वाले भी अनेकों हैं इस मांसपेशी के अंदर। तो पहले ये जो मसल्स फाइबर है, ये बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, पेशी समूह, उसे कहेंगे मसल्स फासिकुलस। यानी कि नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स किसको बनाएंगे, मसल्स फासिकुलस को। बंडल ऑफ मसल्स फाइबर मींस इट इज कंसिस्ट फ्रॉम नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है, और जब ये नंबर ऑफ मसल्स फासिकुलस मिल जाते हैं, देखो कितने सारे हैं, तो ये क्या बन गई, मांसपेशी। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मायोफाइब्रिल टू मसल्स फाइबर टू मसल्स फासिकुलस टू मसल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में चलेंगे। अब आया अर्थात पेशी तंतु, हिंदी में कहेंगे मायोफाइब्रिल, जो ब्लू वाला वो लंबा दिखाया था। मांसपेशी के संकुचलीन महीन पतले तंतु के समान रचना है। बहुत से पेशी तंतु यानी मायोफाइब्रिल मिलकर के क्या बनाएंगे, मसल्स फाइबर की रचना होती है। फिर अनेक पेशी तंतु मिलकर क्या बनाएंगे, पेशी तंतु समूह, मसल्स फासिकुलस बनाएंगे। और बहुत सारे अनेक पेशी तंतु समूह यानी मसल्स फासिकुलस मिलकर के मांसपेशी की रचना करते हैं, जिसे सरलतापूर्वक और सरलतापूर्वक मैंने इस प्रकार समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अस्थि में भी हमने क्या बात की थी, किसी भी अंग को या तो बाहर से अंदर की ओर चलो एनाटॉमिकल समझने के लिए, या अंदर से बाहर। लेकिन एनाटॉमी का सीधा सा अर्थ है डिसेक्शन, द स्टडी बाय डिसेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म।
तो उस बॉडी पार्ट को डिसेक्टिंग करेंगे तो सबसे पहले कहीं की बात होगी, सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, जो आउटर लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है। तो हार्ट पे भी मेम्ब्रेन थी, बोन पे भी मेम्ब्रेन थी, लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है मसल्स पे, उसकी आउटर लेयर संयोजी ऊतक की वह सतह है जो मांसपेशी यानी सभी पेशी तंतुओं को चारों ओर से घेर कर रखती है, उसे कहते हैं एपिमाइसियम। सो मसल्स की द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिमाइसियम। ठीक है। प्रत्येक पेशी तंतु समूह यानी मांसपेशी को घेर के कौन रख रहा है, एपिमाइसियम, इसीलिए कहते हैं मांसपेशी की बाह्य सतह को कहेंगे एपिमाइसियम। प्रत्येक पेशी तंतु समूह मसल्स फासिकुलस, यानी मसल्स किससे बनी थी, मसल्स फासिकुलस से। तो मसल्स फासिकुलस बहुत सारों को बांध के कौन रखती है, एपिमाइसियम। अब बहुत सारे मसल्स फासिकुलस में भी तो मायोफाइब्रिल होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। तो मसल्स फाइबर यानी कि मसल्स फासिकुलस जो कि अनेक पेशियों मसल्स फाइबर से बना होता है, उसको भी घेर कर रखनी चाहिए भाई। मसल्स फाइबर का समूह है ना मसल्स फासिकुलस, तो उनको कवर करके भी एक लेयर रखेगी, उसे कहेंगे पेरीमाइसियम। द लेयर विच कवर्ड सेवरल मसल्स फाइबर, जो मसल्स फासिकुलस का निर्माण करते हैं, तो इस पूरे उसको क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम। और उससे अगली ठीक इसी प्रकार पेशी तंतु मसल्स फाइबर से क्या बना था, मसल्स फासिकुलस। और मसल्स फाइबर किससे बना हुआ है, पहले मैं बता चुका हूं, मायोफाइब्रिल से। बहुत सारी मायोफाइब्रिल्स हैं, उनको भी तो कवर करके कोई रखेगा एक लेयर। तो उस जो पेशी तंतु समूह का निर्माण करते हैं को भी संयोजी ऊतक, यानी कि ये सब होती कनेक्टिव टिश्यू की हैं, घेर कर रखती हैं, उसे कहेंगे एंडोमाइसियम। तो अब तीन सतह हो गई कि एंडोमाइसियम को कह देंगे अंदर वाला सामान्य भाषा में, लेकिन एंडोमाइसियम क्या है, जो मसल्स फाइबर के बंडल्स को घेर कर रखती है। और एपिमाइसियम क्या है और पेरीमाइसियम क्या है, जो मसल्स फाइबर से बना हुआ बंडल है मसल्स फासिकुलस, उसको कवर करके रख रही है। और एपिमाइसियम क्या है कि जो बहुत सारे मसल्स फासिकुलस को इकट्ठा करके रख रही है। ठीक है। अब उसके बाद में चलेगा, प्रत्येक पेशी तंतुक रचना में पतला और बेलनाकार होता है, जो सामान्यतः मांसपेशी की लंबाई में रहेगा, यानी कि उतनी लंबाई तक वो फैला होता है जितनी लंबी मांसपेशी होती है। वो अगर 5-10 इंच की है मांसपेशी तो 10 इंच तक रहता है पेशिक तंतु। ठीक है। अब पेशी तंतु के चारों ओर एक महीन पतली झिल्ली का आवरण पाया जाता है, यानी किसके चारों ओर, मायोफाइब्रिल के चारों ओर। जो मैंने नीले वाला कहा तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलेमा। पेशी के एक या दोनों सिरों पर यही आवरण यानी ये सर्कुलेमा पेशी को अस्थि से जोड़ता है। जोड़ के स्थान पर वह अत्यधिक कड़ा हो जाता है। मांसपेशी के इस कठोर उपास्थि युक्त भाग को टेंडेन कहते हैं, यानी कि ये वो टेंडेन है मसल्स की, जो सर्कुलेमा है मायोफाइब्रिल्स की, वो झिल्ली जब अटैच्ड होती है बोन से तो बहुत कठोर हो जाती है, इट लुक लाइक उपास्थि कार्टिलेज, तो उसको कहते हैं टेंडेन। और जिस स्थान पर ये टेंडेन अस्थि से जुड़ता है दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम, यानी कि अस्थि का वह स्थान जब हमने बताया था आउटर लेयर पे जहां मसल्स आके जुड़ती है वो पेरियोस्टियम कहलाता है। यहां तक ठीक ठीक आ समझ में आसान आ, अगर होगा तो एक बार फिर। हाँ सर, अगर क्वेश्चन आता है कि एवरी फाइबर इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, तो आंसर ये सर्कुलेमा, मायोफाइब्रिल न कि मसल फाइबर, दोनों को समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी के पर्सन को दोनों को पढ़ना चाहिए, है नहीं। आंसर एवरी फाइबर इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन। एवरी मायोफाइब्रिल, ये वाला पेशी तंतु। फिर इसको आगे देखो भी। ओके सर। अब पेशी तंतु क्या है, पेशी तंतु बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बनी थी मसल्स फाइबर, और बहुत सारे मसल्स फाइबर से, यानी उन मसल्स फाइबर को घेर के कौन रख रही थी, एंडोमाइसियम। परंतु मायोफाइब्रिल के चारों ओर पाए जाने वाले को कहते हैं सर्कुलेमा। और मायोफाइब्रिल पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और उनके चारों ओर लिक्विड रहता है, तो उसको कहते हैं सर्कोप्लाज्म। ठीक।
हाँ, अब मायोफाइब्रिल में आया। ये तंतु की मांसपेशी की संकुचन और प्रसरण इकाई कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मायोफाइब्रिल किससे बना होता है? जब मैंने बताया एक्टिन मायोसिन, जिनको मैंने कहा था अभी छोड़ दो, है ना। इसके अतिरिक्त भी एक्टिन मायोसिन से तो मायोफाइब्रिल बना ही होता है। सर्कोप्लाज्मा में यानी कि सर्कोलेमा से घिरे हुए मायोफाइब्रिल के चारों ओर 3 घुलनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, मायो एल्बुमिन, मायोजेन और मायोग्लोबिन। ये प्रोटीन भी होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। और इसके साथ साथ सर्कोलेमा से और जो रचनाएं होती हैं, जैसे ग्लाइकोजन कण है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, गोल्गी, जो कोशिकाओं के ऑर्गन्स है ना, जो पाए जाते हैं, ये भी वहां स्थित होते हैं केंद्रक के इर्द गिर्द। किस वाले में? सर्कोप्लाज्म में, कवर्ड बाई सर्कोलेमा। और किसके ऊपर है स्थित? ये मायोफाइब्रिल के। मायोफाइब्रिल्स 3 लिक्विड प्रोटीन और 2 प्रोटीन कैसे हैं? धागेनुमी रचना में, फाइबर लाइक एक्टिन मायोसिन। ठीक है, यानी 5 प्रोटीन है अभी अंदर, और बाकी अन्य रचनाएं ये सारी। अब ये देखेंगे, देखो ये वाला पूरा पाया, ठीक है, ये पूरा मांसपेशी है। तो इस वाले को क्या कहा? जिनने सारे मसल्स फासिकुलस को बांध बांध के रख रखा है, ये सब हैं, इसको कहेंगे एपिमाइसियम। ठीक है। अब इनमें से यदि एक वाले को बाहर निकाला, पूरे वाले को, तो इसमें आप देख रहे कितने सारे भाग हैं, कितने सारे भाग हैं। सर एक बार पहले वाली स्लाइड लगाना। हाँ, हो गया सर। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जैसे ये मांसपेशी है पूरी की पूरी, तो इन सब मसल्स फासिकुलस को किसने बांध के रखा? एपिमाइसियम ने। फिर ये जो है मसल्स फासिकुलस किससे बने थे? मसल्स फाइबर से। तो इसको बांध करके रखने वाले सिरे को क्या कह रहे हैं हम? पेरीमाइसियम। ये देखो, ये जो इनको बांध के रखा है, ये वाला सतह क्या कहलाएगी? पेरीमाइसियम। और इनको भी घेर के, यानी कि जिनमें मसल्स फाइबर पाए जा रहे, उनको घेर करके रखने वाले इसको क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। अब ये जो मसल्स फाइबर हैं, ये किससे बने हुए? मायोफाइब्रिल से, सॉरी, मसल्स फाइबर से। तो मसल्स फाइबर को घेर करके रखने वाले कवर को क्या कह रहे हैं? सर्कोलेमा। और क्योंकि ये केंद्रक पाए जाते हैं, तो इस सर्कोलेमा में मायोफाइब्रिल है, सेरेब्रल, और लिक्विड भी भरा हुआ है, जिसको सर्कोप्लाज्म कहते हैं, लिक्विड को। और ये धागे नुमा जो स्टेट, जो कंट्रेक्टाइल फिलामेंट जिसको कहेंगे, वो मायोफाइब्रिल होगा। ठीक है। बाकी सर प्लीज एक बार और समझा दोगे? हाँ, एक बार ये जो आपने डायग्राम बना। हाँ, एक बार और समझा दो सर। एक वीडियो देखो, तब तक आज की मीटिंग ओवर हो जाएगी। फिर कल और एक बार यहीं से टच शुरू करेंगे। ठीक है, पहले जी सर, जी। हाँ जी, थैंक यू सर। देखो वीडियो देखो, वीडियो दिखाई दे रही है? नो सर। नहीं आ रही ना इस समय? वीडियो अब आ रही है? हाँ सर, अब स्टार्ट हुई है। ये फासिकल है, मसल फासिकल है। ठीक है, ये बड़े बड़े ओके सर। नंबर ऑफ मसल फाइबर, छोटे छोटे। मसल्स फाइबर को घेर करके रखने वाले को सर्कोलेमा कह रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है कैल्शियम। वो सर्कोमियर, अभी सर्कोमियर की बात फिर करेंगे। अब सर्कोमियर और एक्टिन और ये आएगा यहाँ से। ये वाली क्या है? जेड लाइन। यस सर। ये मायोसिन है।
band 1, band 2, H2. Parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments. Hence, ये थिकर होते हैं, वो थिनर होते हैं, पतले. Yes. In the center of each eye band is an elastic ये fiber called जेड लाइन. Z-line, which फिर यहाँ आ bisects गई जेड लाइन. the thin filaments are first attached to the Z-line. ये अटैच रहता है थिन वाला. Thin filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M-line. The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril. ऐसे ही रहते हैं पूरे, ऐसे कंटिन्यू. The portion of the myofibril between two successive ये से और ये तक. Z-lines is considered या जब टकराते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. हाँ, and is called sarcomere. सार्कोमियर. टकराते नहीं, एक दूसरे से स्लाइड होते हैं. मतलब एक दूसरे से, हाँ. Six filaments partially overlap the three ends of the six filaments, leaving the central part of the six filaments. The central part of the six filaments, not overlapped by six filaments, is called ये वाला जहाँ ये ओवरलैप नहीं है. ठीक है. आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. कल एक बार मैं आपका जो टेस्ट हुआ है उसको आप सेल्फ इवेलुएट कर लेंगे. ठीक है सर. हाँ. सर एक्चुअली क्या है, मैं ना अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके आया हूँ, उनको पैरालाइज था, तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ, तो ग्रुप में किसी से बोल के आप अवेलेबल करा दोगे सर वो क्वेश्चन? लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर का टेस्ट का पैटर्न था वो पैटर्न था कि मैंने प्रश्न बोला, उन्होंने सिंपली आंसर लिखा. क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखना और फिर आंसर देना तो इट विल टेक टाइम. कोई बात नहीं, एक बार फिर टेस्ट होगा तब देख लेंगे. अदरवाइज कोई साथ में है तो वो आपको से अवगत करा सकता है, या मैं ऐसा करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग. हाँ जी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ग्रुप में किसी से ले लेता हूँ. हाँ हाँ, तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आज की. ठीक है, उसको देख लेना. जी जी जी. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके भाई. ओके, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.